नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम आपके साथ फिर से एक बार इकट्ठा हुए हैं और आज जो हम रस से संबंधित उप विषयों पर बात करेंगे। हमने इससे पहले रस की परिभाषा, रस के सूत्र और रस के जो तत्व थे या हम उनको अंग भी कह सकते हैं, उनके विषय में बात की थी। आज हम बात करेंगे रस के भेदों के बारे में। उसके साथ साथ उनके जो स्थायी भाव होते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सबसे जो पहला रस होता है वो होता है श्रृंगार रस। इस रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रस है जिसको हम रसों के राजा के नाम से जानते हैं, तो वो रस है श्रृंगार रस। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की ही। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। रति है ये, इसको आप ध्यान से देखिए। रति यानी कि जब, इसकी डेफिनेशन देखिए, जब रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब ये जो रति नामक स्थायी भाव है ये हमारे मन में आता है, मौजूद है, हर समय मौजूद है, लेकिन ये अवसर, परिस्थिति या माहौल देखकर हमारे सामने प्रकट होगा। इट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि श्रृंगार रस जो है वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, नायक नायिका की घटनाओं से संबंधित है। नायक के मन में श्रृंगार रस तभी उत्पन्न होगा जब वो नायिका की जो भाव भंगिमाएं, मुद्राएं देखेगा, तो ये तभी रति नामक जो स्थायी भाव उसके मन में मौजूद है वो उजागर होगा, वो स्पष्ट होगा और श्रृंगार रस की उत्पत्ति होगी। अब बात करते हैं, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या है? संयोग श्रृंगार की मैं बात करूं तो ये है आपका मिलने की बातें। यानी कि जब नायक और नायिका का मिलन होता है तब हम बात कह सकते हैं कि वहां पर संयोग श्रृंगार रस है। जैसे कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनो ही सो बात। इसका मतलब है कि नायक और नायिका दोनों ही एक भरे पूरे परिवार में बैठे हुए हैं, यानी कि पूरा परिवार बैठा हुआ है और उन दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं। नैनों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से इशारे चल रहे हैं। कोई बात कही जाती है, नायक कोई बात कहता है तो नायिका उसके लिए मना कर देती है और नायिका अपने सुंदरता पर खींच जाती है, यानी कि अपने आप पर अहंकार करने लगती है, घमंड करने लगती है। रीझना मीन अहंकार करना। खीजत, फिर वो खींच जाती है, अपमानित सी महसूस करती है और फिर दोनों के नैन मिलते हैं, आंखें मिलती हैं और फिर उन दोनों के मल खिल जाते हैं और इस प्रकार नायिका शर्म महसूस करती है। भरे भवन में करत हैं, अर्थात भरे भवन में पूरा परिवार बैठा हुआ है, भरा हुआ भवन है और पूरे भवन में वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ नायक नायिका के बारे में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर किया गया कि यहाँ पर उनका जो श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लीजिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर भी नायिका नायक को आधार बनाकर कहती है कि मुझे जो सजना है, यानी कि श्रृंगार करना है, वो किसके लिए करना है? सजना के लिए, प्रियतम के लिए, प्रियवर के लिए। तो दोनों ही एग्जाम्पल स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो संयोग श्रृंगार रस है वही होता है। फिर से आपको रिपीट कर दूं, संयोग श्रृंगार रस में दाम्पत्य जीवन से संबंधित बातें होती हैं,
नायक नायिका या पति पत्नी संबंधी बातें होती हैं, दोनों के यानी कि दोनों के मन की बातें होती हैं, वो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस में। अगर आपको ध्यान हो कि आपने पिछली क्लास में 9वीं क्लास में एक कविता पढ़ी थी मेघाए। उस कविता के अंत में जो लता रूपी नायिका और बादल रूपी जो नायक थे, उन दोनों का मिलन होता है और मिलन होने के बाद उनकी आंखों से आंसू झरते हुए दिखाई देते हैं। आप वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की। देखिए, संयोग श्रृंगार रस के मैंने अभी आपको बताया था कि दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में आपको यहाँ विरह की स्थिति मिलेगी। विरह मीन जुदाई, यानी एक दूसरे से अलग होने का भाव। तो यहां पर भी एग्जाम्पल लिखा गया है कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी मेरी सीता मृग नैनी। सीता को आधार बनाकर बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई? श्री राम के द्वारा कही गई। कब कही गई? जब सीता जी का हरण रावण करके ले गया था और श्री राम सीता जी को तलाश करते हुए कभी वन भटक रहे थे और कभी वो पेड़ पत्तों से, पर्वतों से, नदियों से, पक्षियों से, जानवरों से सीता का पता पूछ रहे थे। तो उस समय आधार बनाया गया कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी मेरी सीता मृग नैनी। अर्थात यहाँ सीता के बारे में, यानी जब श्री राम और सीता जी अलग हुए तब की बात है। इसके अलावा और भी स्थिति आती है। यदि आपको ध्यान हो कि जब मीराबाई और श्री कृष्ण के बारे में तरह तरह की बातें उठी थी, तब मीराबाई ने श्री कृष्ण को आधार बनाकर पंक्ति कही थी कि मेरो तो गिरधर नागर दूसरो नो कोई। अर्थात वो श्री कृष्ण से अलग रहकर भी उनके अलग है, फिर भी उनके प्रति वो भक्ति भाव प्रकट कर रही है। वहां पर भी विरह की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। तो विरह, वियोग मीन विरह और इसी प्रकार संयोग मीन मिलना। संयोग का मतलब मिलन और वियोग मीन विरह। ये थे आपके श्रृंगार रस के दो प्रकार। अब हम बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। यानी जब उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब क्या है कि जब उत्साह नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ये दूसरा रस है। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं, हिंदी साहित्य के अनुसार रसों में दूसरा स्थान वीरता का है। ये मानना है आचार्य भरत मुनि जी का। तो वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। वीरता, उत्साह। आदिकाल की बात करते हैं, पुराने कवियों की बात करते हैं। एक कवि हुए थे आदिकाल में, चंद्रवरदाई। उन्होंने लिखा था, बड़ा अच्छा दोहा था, 12 वर्ष कुक्कर जीवे, 12 वर्ष कुक्कर जीवे। कुक्कर का मतलब होता है कुत्ता। 13 वर्ष जीवे शिवार, 13 वर्ष जीवे शियार। वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे। आगे जीने को धिक्कार।
आगे जीने को धिक्कार। तो देखिए कि 12 वर्ष कुकर जीवे। जो कुत्ता होता है उसकी उम्र केवल 12 वर्ष होती है। शियार की उम्र जो होती है वो 13 वर्ष की होती है। लेकिन जो क्षत्रिय होता है, शूरवीर व्यक्ति होता है, वो 18 वर्ष की उम्र में ही ऐसा काम कर जाता है जिससे उसका नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। अशोक की बात कर लीजिए, महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, वीर शिवाजी की बात कर लीजिए। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र से पहले ही ऐसे काम कर दिए थे जो प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो ये यानी कि वीर रस का एग्जाम्पल था। अब नंबर 3 पे है आपका करुण रस। नंबर 3 करुण रस। शोक है इसका स्थायी भाव। शोक, यहां पर देखिए कि जब उसी तरीके से यहां सिर्फ एक शब्द स्थायी भाव का शब्द चेंज होगा, बाकी सब कुछ डेफिनेशन वैसे ही रहेगी। जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग, जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। ये साबित करता है एग्जाम्पल कि ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना जिसको देखकर हमारा मन दुख से भर गया हो, शोक से भर गया हो, उसको हम करुण के नाम से जानेंगे, करुण रस के नाम से जानेंगे। कुछ बच्चों के मन में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है, करुण या वियोग एक ही परिस्थिति, एक ही स्थिति है, एक ही रस है? नहीं, करुण और वियोग जो है वो दोनों अलग अलग परिस्थिति होती है। करुण में तो हमारे सामने कोई दुखद स्थिति होगी, लेकिन वियोग में एक दूसरे से अलग होने की स्थिति होगी, विरह की स्थिति होगी, जुदाई की स्थिति होगी। तो ये आपके सामने करुण रस है। फिर से सुनिए डेफिनेशन। जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर मैं बात करूं, आपने पिछले साल कविता पढ़ी कैदी कोकिला, उसमें कविता में कवि ने बहुत जगह पर पूछा है, हे कोई कोकिला बोलो तो, हे कोकिला बोलो तो कि तुम्हें क्या कष्ट है। उस पूरी कविता में कहीं ना कहीं आपका करुण रस है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो लोग गुलाम थे, भारत जब गुलाम था तब की स्थिति का वर्णन किया गया है। मैं कहता हूं कि जितना आप अपनी पाठ्य पुस्तकों या अपनी कविता पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे तो बाहर से कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4 है आपका हास्य रस, हंसी, हास्य रस। अब हास्य रस क्या है? वही कोई ऐसी पंक्ति जिसको सुनकर, पढ़कर, देखकर हमें हंसी आ जाती है, उसको हम हंसी कहते हैं, हास्य रस के नाम से जानते हैं। हाथी जैसी देह है जिसकी, हाथी जैसी देह है जिसकी, गेंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी खोपड़ी, मेंढक जैसी चाल। अब इस पंक्ति को पढ़कर आप बताइए क्या आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, हाथी जैसी देह है जिसकी, गेंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी,
मेंढक जैसे बाल, हाथी जैसी देह है जिसकी, गेंडे जैसी चाल, खरबूज जैसी खोपड़ी, मेंढक जैसे बाल। सीधी सी बात है, इस काव्य पंक्ति को पढ़कर किसी को भी हंसी आएगी। तो ये हास्य रस। हमने सबसे पहले किया श्रृंगार रस, उसके बाद हमने किया वीर रस, फिर करुण रस और फिर हास्य रस। अब मैं आपको एग्जाम यहाँ पर डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा, यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्थायी भाव है वो चेंज करना है, सबकी डेफिनेशन सेम है। जैसे वीर में उत्साह आ गया तो इसके बाद आप हास्य रस के लिए लिख रहे हो, तो जब हंसी नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ होता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो आप करुण रस की उत्पत्ति कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5। पांचवा जो रस है रौद्र। इसका जो स्थायी भाव है क्रोध। वही स्थिति होगी जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग, जब क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ होता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उस काल मारे क्रोध के, एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। क्रोध की बात की है, ये क्रोध आ गया यहां पर। उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर हम क्रोध रस की उत्पत्ति यहां पर करेंगे। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो सारे हमारे मन में स्थायी भाव हैं, क्रोध है, हंसी है, शोक है, उत्साह है, जो भी है, ये भाव मन में मौजूद हैं। अवसर और परिस्थिति आने पर ही ये स्पष्ट होंगे, सबके सामने क्लियर होंगे, सबके सामने आएंगे और यही परिस्थिति जो होती है वो रस कहलाती है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं विभत्स रस की, विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस की जो डेफिनेशन है बिल्कुल वही बनेगी। जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जब घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ होता है तो यहाँ हमारे सामने विभत्स रस की उत्पत्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस कालांश में रस से संबंधित जो और मुख्य बातें बची हुई हैं वो आपके सामने स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।